नमस्कार। ये सेकंड वीडियो है क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन वाला। तो क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आपको ऐसे नंबर की संख्या 1 और 500 के मतलब फ्रॉम फाइंड द नंबर बिटवीन 1 to 500 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द इंटीजर 2, 3, 5, 7। तो अब आप ये देखिए कि 2, 3, 5, 7 से डिविजिबल होने वाले नहीं, नॉट वाली संख्या निकालना है। तो 4 सेट आपके बन जाएंगे D2, D3, D5, D7, जो कि 2 से डिवाइड होने वाला, 3 से डिवाइड होने वाला, 5 से डिवाइड होने वाला, 7 से डिवाइड होने वाला है। उसका कैलकुलेशन फ्लोट फंक्शन यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लो। फिर 2, 3 से 3, 2, 5 से 2, 3, 5 से ऐसे मतलब जैसे 4C2 अगर 4 में से 2 का लेके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 6 बनेगा। तो ये संख्या 6 है। ऐसे 3 वाला बनाएंगे तो 4C3 यानी कि 4 बनेगा। ऐसे 4C4 तो केवल 1 बनेगा, और 4C1 वाला तो 4 आता ही है। तो ये संख्या 4 है, ये 6 है, फिर आगे 4 है, फिर 1 है। तो ये सब कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला लगाएंगे। अरे ये कैलकुलेशन तो प्रीवियस वीडियो में सिखाया गया है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, और फ्लोट फंक्शन में कल इंटीजर बाहर आता है, फ्रैक्शनल छोड़ जाते हैं। 2, 3 से करेंगे तो 2, 3 के मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर अगर जो नंबर होते वो को प्राइम नहीं होते तो उनका एलसीएम लेके आप तब करते। जैसे मान लीजिए 8 और 10 की बात करता तो 8 इंटू 10 से नहीं डिवाइड करते। 8 और 10 का जो एलसीएम होता जो कि 40 होगा, 40 से आप डिवाइड करते। खैर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, लेकिन अधिकतर प्राइम नंबर पे पूछा जाता है। तो ये इस तरह से नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही 3 नंबर से 3 का जब बनाएंगे तो 2, 3, 5, और बाय द वे नहीं होते तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बेहतर रहेगा एलसीएम वर्ड ही याद रखिए कि एलसीएम लेके डिवाइड करते हैं। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला लगा देंगे। ये जान लीजिए कि 1 वाले में सब में प्लस होता है, 2 वाले में माइनस 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 होता है, 3 वाले में फिर प्लस प्लस, फिर 4 वाले में माइनस, ऐसे ही प्लस माइनस चलता रहता है। तो इसी क्रम में ये सब देखिए आपके प्लस माइनस हुए हैं। 385 नंबर मिल गए। अब आप क्योंकि नहीं वाला कैलकुलेट करना है तो 500 में से 385 को माइनस कर दें। और 500 भले यहाँ पे बिटवीन वर्ड लिखा गया, 500 वैसे भी छूट जाएगा, क्योंकि 500 की जो है आपका 2 से तो डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो वो दोनों के केस में छूट जाता है। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12th, जिसमें लिखा गया है कि आपको डिवाइड रिलेशन को प्रूव करना है, इंटीजर के सेट से ट्रांसमिट होता है। तो डिवाइड मतलब ध्यान देना रहेगा। तो जैसे ये लिखा गया है तो पढ़ा जाता है ए डिवाइड्स बी। तो ए डिवाइड्स बी ये नॉर्मली आपका जैसे आप 6/3 पढ़ते वो नहीं है। ये समझिए कि 3 इधर लिखा है, 6 इधर लिखा है, 3 6 को डिवाइड कर देगा और कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए आपने 3 इंटीजर लिए ए बी सी जेड के अंदर से, और ये सपोज कर लिए ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, और तो फिर आप देखिए कि बी अगर बी को ए डिवाइड कर रहा है तो बी इक्वल टू के ए होगा अगर के सम इंटीजर, और सी इक्वल टू ऐसे एम बी होगा, यहाँ पे एम भी एक इंटीजर है। तो अगर आप ए की वैल्यू को पता करोगे, मतलब सी की वैल्यू को ए के टर्म में, तो वो निकल जाएगा। जैसे सी इक्वल टू एम बी होगा, फिर बी की वैल्यू के ए लिख देंगे तो एम के ए हो जाएगा। तो एम के ए अगर हो रहा है सी की वैल्यू, तो एम के ए में ए आ रहा है, यानी कि सी ए से डिविजिबल है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्लोजर के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर का मतलब ये है कि आप डेल्टा जो भी रिलेशन है और उस रिलेशन का अगर रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करना है तो आप एक डेल्टा कैलकुलेट कर लीजिए, या किसी जगह पे आई ए लिखा रहता है तो आई ए लिखा हो या डेल्टा लिखा हो, उसका मतलब होता है ऐसे सारे ऑर्डर पेयर उसके अंदर आ जाएंगे
जिसके दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट, जिस सेट पे रिलेशन दिया गया है, मान लीजिए सेट में 1 2 3 4 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 डेल्टा में आ जाएगा, और उसी को रिलेशन के साथ यूनियन कर दीजिए। तो ये इंश्योर कर देगा कि रिलेशन आपका पहले से अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर पहले से रिफ्लेक्सिव है तो ये आर यूनियन डेल्टा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही जो क्वेश्चन था वही आंसर आएगा। तो ये इस काम में भी मदद करता है कि चेक करने में, कि पता करिए कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट किए, क्वेश्चन ही आंसर जो है क्वेश्चन ही आ गया, तो मतलब क्या है, आपका रिलेशन पहले से ही रिफ्लेक्सिव था। तो ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो गया। सिमेट्रिक क्लोजर में क्या होता है कि जैसे आप रिफ्लेक्सिव क्लोजर आर इक्वल टू आर यूनियन डेल्टा करते थे, वैसे ही सिमेट्रिक क्लोजर आप रिलेशन आर इज इक्वल टू आर यूनियन आर इनवर्स करते हैं। आर इनवर्स को डिफाइन कर दीजिए, आर इनवर्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे डेल्टा डिफाइन किए थे कि डेल्टा इज इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वैसे ही यहाँ पे आपको आर इनवर्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। आर इनवर्स विल बी इक्वल टू बी ए इफ ए कामा बी इन आवर रिलेशन। तो जितने भी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिनके दोनों पार्ट अलग अलग होंगे, उसका रेसिप्रोकल ले आके रख दीजिए अपने रिलेशन के अंदर, मतलब आर इनवर्स के अंदर। फिर उसी आर इनवर्स को आप आर के साथ यूनियन कर दीजिए। तो ये एश्योर कर देगा कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक था कि नहीं था, लेकिन अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो सिमेट्रिक क्लोजर इसी को कहते हैं। यहाँ पे उसी तरह का एग्जांपल लेके समझाया गया है। एग्जांपल दो यहाँ पे लिए गए हैं, आप ये सब कर लीजिएगा। मैं जनरल एग्जांपल लेके आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें इस तरह का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया है लेकिन थोड़ा सा और रिव्यू कर दे रहा हूँ कि जैसे इसमें क्या लिखा है, पावर सेट सबका कैलकुलेट करना है। तो इस सेट में तो एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है तो क्या होगा, 2 पे पावर एन, पावर सेट में 2 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन आएगा, एक तो पाई आ जाएगा और एक खुद आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो सेट है वो खुद पूरा सेट आ जाएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और पावर सेट क्या होता है, सबसेट का कलेक्शन। तो फाई एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये दोनों आ गए आपके। ऐसे दूसरा क्वेश्चन जब आप करेंगे ए बी, तो 2 एलिमेंट है, 4 बनेंगे, कौन बनेगा, एक एम्प्टी सेट, एक सिंगल एलिमेंट वाले दो बन गए, और एक खुद सेट आ गया। लेकिन जब इसका करेंगे तो दिमाग आपको थोड़ा सा अलर्ट पे रखना पड़ेगा। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। फाई यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं है, फाई एक एलिमेंट है, और फाई को आप एज ए एम्प्टी सेट अब नहीं यूज़ कर सकते हो। तो फाई के जगह पे आपको एम्प्टी सेट का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे सिनारियो ऐसा है कि आप यूज़ कर सकते हो, ये एक अलग सिचुएशन हो जा रहा है, इस नाते आप कर लोगे, क्योंकि फाई, इस फाई और फाई के जब सबसेट आप कैलकुलेट करोगे तो जो 4 एलिमेंट मिलेंगे वो आपके फाई से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक लेके जो सबसेट बनाओगे, 4 बनेंगे तो कंफर्म है, एक एक लेके जो बनाओगे, मतलब इसको लेके सबसेट बनाया तो क्या बनेगा, फाई को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को फिर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो स्ट्रक्चर तो इतना था और उसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, 2 बन गए एक एक वाले। और उसके बाद तीसरा कौन रहेगा, ये खुद ही पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको आप जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो ये हो गया तीसरा वाला। अब चौथा कौन है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वैसे यहाँ पे एहतियात रखना चाहिए था कि ऐसे लिखना चाहिए था, मैंने हालांकि इसमें फाई ही लिख दिया है क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। इसका शकल अगर आप ऐसे बना देते तो इन बाकी 3 से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि ये करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा जा रहा है, इसी नाते देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अवॉइड करिए कि जो भी सिंबल क्वेश्चन में है उसको मत यूज किया करिए। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला ऑप्शन उतना सही नहीं रहेगा, लेकिन लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, एक कोइंसिडेंस है।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन आपका इसी का दूसरा रूप है, फाई की जगह पे ही लिख दिया गया है और इसमें कोई समस्या भी नहीं है उस तरह की। तो फाई एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट वाला 2 हो गए, और तीसरा आपका जो पूरा जैसे क्वेश्चन वैसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बस ये इसका जब सबसेट लिखेंगे तो ध्यान देना रहेगा, इस एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये कोई सेट नहीं है, एलिमेंट है, एक स्ट्रक्चर है, और इसको आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखिए, तब सबसेट ये बनेगा। तो ऐसा ही पूरा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ लिखा गया है। डबल करली ब्रेसेस दिख रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैक्सिमल और मिनिमल आपको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमल मतलब जो जिसको कोई सक्सीड करने वाला ना हो। तो 25 को कोई सक्सीड करने वाला नहीं, 20 कोई नहीं है, 12 को नहीं है, तो मैक्सिमल में 12, 20, 25 आ गया। मिनिमल मतलब जिसको प्रीसीड करने वाला ना हो, तो 5 और 2 को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं है, तो 5 टू मिनिमल में आ गया। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट लीस्ट भी पूछ लेता, तो यहाँ ग्रेटेस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो सबको सक्सीड करे। क्योंकि अगर 25, 20, 12 में से किसी को मानते हैं, मान लो 20 को मान लिया, तो 20 कहाँ 25 को सक्सीड कर रहा है, 12 कहाँ 25 को सक्सीड कर रहा है, या 25, 20, 12 कहाँ सक्सीड कर रहा है। और वैसे भी कॉन्सेप्ट है कि अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिलते हैं तो ग्रेटेस्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक इसी तरीके से एक से ज़्यादा मिनिमल मिलेंगे तो लीस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और लीस्ट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा है आपको। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूट, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस डिफाइन करना है। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का डिफिनेशन है कि बाउंडेड लैटिस इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इफ देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट। और बाउंडेड लैटिस किसको कहते हैं, जिसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट होता है। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में यूनिट 1 का लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। रही बात जो आगे है कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट इन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ एन एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंटेड देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की वैसे तो नॉर्मल कोई कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है तो उसमें एक एलिमेंट के कई कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हर एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा। ये ध्यान दीजिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये होता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मान लिया गया थोड़ी देर के लिए कि ए एक एलिमेंट है जिसके 2-2 कॉम्प्लीमेंट हैं। तो अगर 2-2 कॉम्प्लीमेंट होंगे तो ए और बी का LUB 1 होगा और ए और बी का GLB भी 0 होगा। ये ए नहीं, ये एक्चुअल में सिंबल ये है, वो ए जैसा आपको दिख रहा है, फॉन्ट चेंज हो गया है इसी वजह से। तो इसको ए मत रीड करिएगा, ये GLB का साइन है। और सी भी कॉम्प्लीमेंट है तो वो सी के साथ भी लिख दिया गया। अब कहानी बी से शुरू करते हैं। बी और सी को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तभी तो यूनिकनेस फॉलो होगा। बी सी भले आप डिफरेंट माने, अगर उसको इक्वल लाग कर दिए तो यूनिकनेस फॉलो होगा। तो बी है, बी और 1 जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है उसके साथ 1 करेंगे तो बी के बराबर ही होगा। अरे GLB करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जा चुका है, प्रॉपर्टीज वाला वीडियो आप लोग देखिए। तो 1 को रिप्लेस किया जा सकता है इस वाले से, इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इससे बी के साथ ए और सी भी आ जाए। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ये ऊपर डिस्कस ही किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब तक ये यूज़ नहीं करेंगे तब तक प्रूफ नहीं माना जाएगा। कैसे पता चलेगा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड कराने के लिए ये सीन क्रिएट किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा, और यह ए नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये GLB का साइन है, मिसप्रिंट है, फॉन्ट चेंज हो गया है PDF कन्वर्ट करते वक्त। तो BC का GLB और BA का GLB, BA के साथ और BC के साथ, यही आपका लिखा गया है। अब ये जो B और A का GLB है, मतलब ये तो इंटेंशन पता है कि B को C A के साथ मिक्स करते हुए फाइनली C में ख़त्म करना है। तो C को बचा के रखिए, A और B को एलिमिनेट करिए। तो BA आप देखें यहाँ फार्मूले में 0 के बराबर है, लिस्ट एलिमेंट के बराबर, तो 0 लिख दिया गया। अब BC बचा हुआ है केवल, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को फिर AC ये वाला लिख सकते हैं। तो
इसको जब लिखेंगे तो ये चीज़ आप देखिए, 0 को जैसे लिखेंगे तो ये एलएचएस से मैच कर गया, एलएचएस से मैच कर गया। हालांकि इसमें एलएचएस से मैच कर जाएगा इसके एलएचएस से, ठीक है, इसके आरएचएस से। तो देखिए एसी हो गया और बीसी हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है ये 0 की जगह पे केवल एसी वाला आप ये याद रखिए कि ये वाली चीज़ लिखी गई है। उसके बाद आप चाहे इससे मैच कराइए ना कराइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ क्या किया गया है। इस 0 की जगह पे ये वाली चीज़ लिखी गई है। इंटेंशन आपको पता है कि बी को आप ए सी वगैरह यूज़ करते हुए सी में टर्मिनेट करना है। तो ये लाइन जब लिख लिया गया, ये तो डिट्टो वही है और 0 की जगह पे हमने ये डेटा यूज़ कर लिया है। तो सी देखिए दोनों में कॉमन है, यानी कि सी दोनों में कॉमन जब है तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है इस तरह से। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे का 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, तो आप 3 प्लस 4 अंदर कर लीजिए और 5 को बाहर कर लीजिए। वही प्रक्रिया किया गया और कुछ नहीं किया गया। और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 1 दे दी है, 1 आ गया तो फिर 1C का GLB आपका C हो जाएगा। मतलब B और C सेम है, यानी कि यूनिक कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आपका लिया गया है कि एक लैटिस है जिसमें इतने सारे एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट बेसिकली सबसेट की तरह से हैं। उन सब की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और आपको हैश डायग्राम ड्रा करना है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं। तो सबसे पहला काम है ऐसे सबसेट को तलाशना जिसको प्रिसीड करने वाला कोई ना हो या जिसके सभी सक्सेसर हो। तो यही एक अकेला एलिमेंट है जिसमें अकेला एक एलिमेंट, एक ऐसा S7 ही एक ऐसा सबसेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है। तो उसको सबसे नीचे बना दीजिए। अब ए को सक्सीड, जो इमीडिएट सक्सेसर है उसको तलाशेंगे तो दो दो एलिमेंट वाले ही होंगे। तो दो दो एलिमेंट वाले जो होंगे वो आपका S5 है और S6 है। तो S5 और S6 को आप ऊपर बना दिए इसके और ज्वाइन कर दिए लाइन से। अब इन दो के इमीडिएट सक्सेसर कौन से होंगे, जिसमें तीन एलिमेंट होंगे। तो 3 एलिमेंट वाला आपका S4 है, उसको बना दिया गया यहाँ पे। और देखिए ABC के दोनों, ABC का सबसेट AB भी है और AC भी है, इस नाते दोनों से लाइन से ज्वाइन कर दिया गया है। अब ABC का जो इमीडिएट सक्सेसर होगा वो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा वाला जो होगा वही होगा, ABC ही हो गया। और बाकी जो 4 से 5 वाले होंगे और जिसमें ABC हो तो ये वाले हो जाएंगे ABC एक इमीडिएट सक्सेसर। तो यहाँ ऊपर के लेवल पे बनाएंगे दोनों जगहों पे और लाइन से ज्वाइन कर देंगे, फिर लास्ट में आपका 5 एलिमेंट वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हैश डायग्राम आपका बन जाएगा। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो मतलब एक एटीट्यूड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।